हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं संदीप यादव आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ एसपी बख्शी एक्सरसाइज जी। अब से पहले हम एफ एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने इंग्लिश सीखने सिखाने एक प्लेटफॉर्म की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। His tradition-bound attitude was a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। अब सीधी सी बात ये आती है कि इतने लंबे लंबे सेंटेंस हैं, हम कैसे समझें। तो सीधा सा मतलब एक है ना, चीज़ें ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो तोड़ के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो सिखा देते हैं तोड़ के पढ़ना। इस सेंटेंस में यदि आप देख रहे होगे तो हिज पोजीशन है, एटीट्यूड के लिए लिखा गया है। ठीक है, एटीट्यूड है रवैया, हमारा नाउन। कैसा एटीट्यूड है उसका? ट्रेडिशन बाउंड, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ट्रेडिशन बाउंड का मतलब जो उनकी परंपरा चलती आ रही थी उसी के तहत, उसी के जैसा, बिल्कुल जैसे परंपराओं में उनके चल रहा था। वॉज लिख दिया हमने यहाँ पे, ये हमारी मेन वर्ब होगी। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे वो या नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है सोर्स। ठीक है, सोर्स भी कैसा है? कांस्टेंट। साधन होगा कोई, सोर्स माध्यम होगा कोई। कांस्टेंट होते हैं स्टेबल। ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ऑफ प्रीपोजिशन डिससेटिस्फैक्शन उसका ऑब्जेक्ट नाउन। अमंग प्रीपोजिशन द यंगर मेंबर्स इसका ऑब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन द फैमिली इसका ऑब्जेक्ट। ये तो तोड़ के हमने पढ़ा, लेकिन एरर क्या है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में यदि हम एरर की बात करें तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड वाज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। जो डिससेटिस्फैक्शन का सारा उसका सोर्स है वो क्या है? उसका जो एटीट्यूड है वो है किसके लिए? अमंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है ना, डिससेटिस्फैक्शन का। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो डिससेटिस्फैक्शन है इसको रिसीवर करने वाले कौन है? जो फैमिली के यंगर मेंबर हैं। तो रिसीवर की प्रीपोजिशन तो अमंग नहीं होती। रिसीवर की प्रीपोजिशन क्या होती है? टू। तो अमंग को यहाँ से हटाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू। ये बात हमने अभी करी थी पिछली वीडियो में कि टू प्रीपोजिशन हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, रेसिपिएंट की जो प्रीपोजिशन होती है वो हमारी क्या होती है? टू। आप ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो ये डिससेटिस्फैक्शन है, जो इसका एटीट्यूड है, वो सबके लिए डिससेटिस्फैक्शन बना हुआ है। और वो हैं कौन जो रिसीव कर रहे हैं इसको? वो सारे मेंबर्स हैं फैमिली के यंगर। तो अमंग नहीं आएगा यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, तो सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट। चलिए बात समझ गए होंगे। जो पहले दो थे, ठीक है, अब पहले दो थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो एडजेक्टिव है ना हमारे, ये जो फर्स्ट लिखा है उसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑर्डिनल जो ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कार्डिनल एडजेक्टिव यानी कि जो नंबर को बताते हैं, कार्डिनल 1 2 3। जब भी दोनों एक साथ दिए गए हैं तो प्लेस ये होता है, पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। बस ये प्लेस गलत हो गया। द फर्स्ट टू लिखे यहाँ पे, द फर्स्ट टू, फर्स्ट टू, फर्स्ट टू। ठीक है, जिनका नंबर बता रहे हैं उनके साथ में लिखे नंबरिंग वाला एडजेक्टिव। ठीक है, द फर्स्ट टू। एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है जी। इस सेंटेंस में देखो, एडल्ट्स जो लिखा हुआ है, एडल्ट्स के लिए लिखी हुई है वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब वो कर रहे हैं इस काम को, सफरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप किसी लॉस को सफ़र कर रहे होते हो तब तो सफ़र लॉस लिख देते हैं, यानी कि इस सफ़र के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। क्लियर होगी बात? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन जब आप किसी पेन को सफ़र कर रहे हो, किसी बीमारी का पेन है, आप बीमार से सफ़र कर रहे हो, ठीक है ना, कष्ट में हो, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है क्या? फ्रॉम। तो सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स लिखें, सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। चलिए बिल्कुल ध्यान से देख लेते हैं। वर्ब का एरर है, हेड के बाद लिखा हुआ है टू, टू के बाद यानी कि जो लिखा होगा ये वर्ब होगा। ध्यान रखना, दो वर्ड होते हैं, एक ये प्रैक्टिस होता है और एक होता है प्रैक्टिस। ये नाउन होता है ऊपर वाला, ये वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिस नहीं है, एस वाला लिखें। एस वाला प्रैक्टिस यहाँ पे लिख लीजिए, बी पार्ट आपका एरर हो जाएगा, प्रैक्टिस। सी वाले प्रैक्टिस को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखा करें। ठीक है, चलिए। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। फॉरवर्ड क्या होता है? मैंने कहा आई एम लुकिंग,
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे का मतलब एडवर्ब, वेयर का रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि मैं बनना चाहता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कि मैं इसका क्या बन जाऊँ, प्रिंसिपल बन जाऊँ। लेकिन ये जो फॉरवर्ड है यहाँ पे तो ये मीनिंग नहीं है, तो एडवर्ब है, ए तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें कोई नाउन चाहिए, दूसरा इसका मीनिंग भी नहीं है। तो मेन बात सीधी सी है, फॉरवर्ड लिखो। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रील्यूड, इंट्रोडक्शन, प्रोल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना। प्राइम मिनिस्टर से जो बात की गई है वो इंट्रोडक्शन लिखने की बात की गई है इस किताब का, प्रील्यूड लिखने की बात की गई है, प्रस्तावना लिखने की, प्रीफेस लिखने की बात की गई है। तो जो प्रस्तावना होता है ना, फ्रंट पेज होता है जिस पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, वो फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड नहीं होता। कौन सा फॉरवर्ड होता है? WORD, फॉरवर्ड, ध्यान रखेंगे। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल होता है फॉल्टलेस, एररलेस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वो सीधा से एक मीनिंग कहना चाहता है कॉन्ग्रेचुलेट यू या प्रेज यू। आई मस्ट प्रेज यू, आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए इसमें आंसर क्या है उसकी बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले मैं अपना आंसर यहाँ से दे देता हूँ। ये दो वर्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। यदि हिंदी में समझ में नहीं आता तो कंप्लीट करने वाला, दैट कंप्लीट्स, दैट कंप्लीट्स। स्क्रीन छोटी है तो समझ सुन लेना एक बार ध्यान से, दैट कंप्लीट्स। लेकिन एक वर्ड और होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी इंसान को उसकी गुड क्वालिटी के लिए दिया जाने वाला ये वर्ड, इसका मतलब होता है टू एडमायर समवन, किसी की जब आप प्रशंसा में कहते हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट हमने गलत यूज़ कर दिया। हमें यहाँ पे जो लिखना चाहिए था, आई वाला कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहिए था। अब या तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कुछ और वहाँ पे एरर लिखा हुआ है, नो एरर। इस बुक का आंसर है नो एरर, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बैठता, ठीक है। वो एडमायर कर रहा है उसके गुड मैनर्स के लिए, मैनर्स का मतलब एटिकेट्स, उसके सोशल बिहेवियर, उसका वो बिहेवियर जो कभी गलत नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट PLI वाला आना चाहिए, PLE वाला नहीं आना चाहिए, वो हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, ठीक है। चलिए, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड वे। एसेंट जो लिखा हुआ है ना, इस एसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, लेकिन बात इस एसेंट की नहीं हो रही। आपने पढ़ा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो एसेंट होता है ना, इसका मतलब होता है अप मूवमेंट, जो चढ़ाई होती है, मूवमेंट ऊपर की साइड में, ये असेंट चाहिए था हमें यहाँ पे मीनिंग। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है ना। तो असेंट का मतलब एग्रीमेंट होता है, वो जो यहाँ पे असेंट लिखा हुआ है SS वाला, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ASS वाला नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे असेंट कौन सा लिखेंगे, ASCENT। इसका मतलब होता है चढ़ाई, ऊपर की तरफ जो जाता है, ठीक है। तो माउंटेन की चढ़ाई हमें कैसे लगी, हार्ड लगी चढ़ने में, ठीक है। तो असेंट B पार्ट हो जाएगा। इवन टूडे इट इज़ इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। वो ये कहने का मतलब है कि आज तक भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, यदि सोचें तो आदमी चांद पे चला गया। इनक्रेडुलस मीनिंग गलत है। क्रेडुलस जो वर्ड होता है ना, ये उस इंसान के लिए किया जाता है जो बड़ा भोला भाला होता है, जो जिससे आप आसानी से पागल बना सकते हैं, जो आसानी से भी कुछ कहो, कुछ भी आपकी बात मान लेता है, आप जिसे बहका सकें। इनक्रेडुलस वो व्यक्ति हो जाएगा जो आपके बहकावे में ना आए। लेकिन यहाँ पे इनक्रेडुलस मीनिंग गलत दे दें, इनक्रेडिबल लिखें। इनक्रेडिबल का मतलब होता है चीज़ें आप देख भी लें फिर भी विश्वास न कर पाएँ, इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया। द फायरमैन वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म, इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। फायरमैन जो है वो कैसे कपड़े पहनते हैं, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देखना, बहुत से लोगों को लग रहा होगा इनफ्लेमेबल सही है, ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है दैट कैचेस फायर इजीली, जो आसानी से आग को पकड़ ले। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है। इन लिखने से नेगेटिव नहीं बना, नेगेटिव बनेगा जब आप इससे पहले नॉन लिख लेंगे। नॉन इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, ध्यान रखना, ये है अपोजिट मीनिंग। यानी कि ऐसे कपड़े जो आग नहीं पकड़ते। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब उस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है जो आग नहीं पकड़ती। इनफ्लेमेबल जो आग पकड़ ले आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे सही है B पार्ट, नॉन इनफ्लेमेबल लिखें। तो कपड़े कैसे पहनेंगे वो, जो आग नहीं पकड़ेंगे, तो नॉन लिखें इससे पहले। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम,
मेडिसिन्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, बराबर में, बाय द साइड। लेकिन एक वर्ड और होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स इसका मतलब होता है फालतू, अतिरिक्त, एडिशन, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे हमें बिसाइड्स वाला मीनिंग चाहिए। यदि इन दोनों को वर्ड को याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आती है बिसाइड और बिसाइड्स में, तो इसका आसान तरीका बता देता हूँ, जो कि लॉजिकल तो नहीं है पर याद रहेगा, ठीक है ना। बिसाइड और बिसाइड्स में एक ही चीज़ अतिरिक्त है, और वो एस, जिसमें एस अतिरिक्त तो उसका मतलब ये अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड, बराबर में, पास में। तो यहाँ पे हमें कौन सी प्रीपोजिशन चाहिए थी? बिसाइड चाहिए थी, बिसाइड नहीं चाहिए थी। चलिए, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स। बड़ा आसान है, पहले कर चुके हैं। जब चार हैं तो बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा। बिटवीन और अमंग में ये खास बात होती है, मीनिंग दोनों का सेम है। अमंग दो से ज़्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए। सी पार्ट, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट। विच लिखा गया ट्रेन के लिए, इसका मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ था। वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। पर्सनल का मतलब नहीं है, पर्सनल तो समझते हैं ना, ये एडजेक्टिव होता है ना। पर्सनल लिखिए, ये वाला डबल एन ई वाला, डबल एन ई एल। पर्सनल्स होते हैं एम्प्लॉयज़, पर्सनल होते हैं एम्प्लॉय। कोई सरकारी एम्प्लॉय जो सरकारी दफ्तर में काम कर रहा होता है, पर्सनल कहलाते हैं, डबल एन ई एल वाला। तो ये पर्सनल नहीं आएगा, पर्सनल तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए नाउन, फिर से लिख देता हूँ, पर्सनल। ये इसका मीनिंग समझना, कर्मचारी होता है पर्सनल। चलिए, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर लॉस्ट। लाइक होती है मतलब कि नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब कभी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनती। जैसे मैंने कह दिया आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ पेन। जिन वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं होता उन्हें कभी आप कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? आई हैव अ पेन, ठीक है ना। दूसरी बात, पहली बात तो ये, जिन वर्ब्स में एक्शन नहीं है आप उन्हें कभी कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाओगे। लाइक है, लाइक क्या होगी? ये तो स्टेट होगी, एक माइंड की स्टेट होगी, ठीक है। तो फिर किस में बनाए? अच्छा, यदि कभी नॉन एक्शन वर्ब कॉन्टिन्यूस में लिखी गई हो तो कॉन्टिन्यूस जिस टेंस का बनता हो उसका इंडेफिनिट बना देना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा, आई के अकॉर्डिंग लाइक आ जाएगा। आई लाइक हर अ लॉट। चलिए, आई टोल्ड हिम दैट वी एन्जॉयड वेरी मच एट पार्टी। ध्यान से देखना, बी पार्ट में एन्जॉय वर्ब लिखी हुई है जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा। वी एन्जॉयड व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर किसे ऑब्जेक्ट मान के चलें? इसका मतलब हमने खुद को एंजॉय कर लिया। तो फिर एक काम कीजिए, जब ऑब्जेक्ट हमें नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब काम हमारे ऊपर ही क्या होगा? हमने खुद ही एंजॉय कर लिया पार्टी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वी एंजॉयड और वी के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लगने वाला होगा वो होगा आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ये बात तब तक की है जब तक इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था एंजॉय के बाद, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूँ वी एन्जॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, तो क्या अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है? अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पार्टी हो गया, एन्जॉय का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें और सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि काम जो है खुद सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट जो लिखा हो उसी का ही हमें क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्सिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए? एन्जॉय के बाद, एन्जॉयड के बाद वी के अकॉर्डिंग आवर सेल्व्स लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि एन्जॉय का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। वर्किंग वेरी हार्ड, हार्ड वर्ड को देख लीजिए जी। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है। हार्ड जब ये होता है तो इसका मतलब होता है मेहनत से। मेहनत से जब आप कोई काम करते हैं, ये हमें मैनर बता देता है। और हार्ड का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड चैप्टर। यहाँ पे जो हार्ड लिखा हुआ है ना, ये चैप्टर को डिफाइन कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जहाँ पे आप पढ़ते हो वर्क हार्ड, वर्क कार्य करो, कैसे करो? मेहनत से करो, हार्ड। ये हार्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है ना। एक वर्ड और होता है हार्डली, हार्डली इसका मतलब होता है मुश्किल से। ये भी एडवर्ब होता है लेकिन ये निगेटिव एडवर्ब होता है, निगेटिव एडवर्ब। इसका मतलब होता है दूसरा, यानी कि डिफरेंट मीनिंग होता है हार्ड से।
तो जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली, मुश्किल से नहीं कर रहा, वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हार्डली नहीं चाहिए, चाहिए तो मैं एडवर्ब भी, लेकिन हार्डली नहीं। दूसरी बात, हार्डली अगर लिखा होता तो प्लेस ही गलत है, वर्क से पहले आना चाहिए था, ठीक है ना। इज़ हार्डली वर्किंग, तो इसका मतलब क्या होता कि वो ना के बराबर मुश्किल से काम कर रहा है। लेकिन वो कहना चाह रहा है कि एग्जामिनेशन उसके बिल्कुल पास आते जा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत कर रहा है, मेहनत से। और जो वेरी लिखा हुआ है ना, वेरी डिफाइन कर रहा है इस हार्ड एडवर्ब को, बहुत ही मेहनत से। कुछ नहीं करना है, इस हार्डली को हार्ड लिख लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एडवर्ब होगा, मैनर बता रहा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 16। 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। आप मुझे एक बात बताएं, इसने कहा 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे बीत गए, ठीक है। कब से बीते 1 घंटे? सिंस के बाद जो आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये कोई पास्ट का पॉइंट रहा होगा, जब से वो सोया है। मान लीजिए यहाँ पे वो सोया था और मैं यहाँ की बात करने लगूँ, तब से अब तक ये 2 घंटे हो गए, ये यहाँ पे सोया हुआ है, तो ये तो कोई पास्ट का पॉइंट रहा होगा, ठीक है ना भाई। 2 घंटे बीत गए, यदि मैं अब कह रहा हूँ कि 2 घंटे बीत गए, तो वो सोया कब होगा? पास्ट में, ठीक है। जब ये पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये तो सिंपल पास्ट रहा होगा। पास्ट में आ रही है तो सीधा लिखिए ही फेल एस्लीप, सेकेंड फॉर्म, फेल एस्लीप। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यदि आपने टेंस अच्छे से पढ़े तो अब ध्यान देना है, जो मॉर्निंग का पॉइंट है ना, ये इससे पहले का पॉइंट रहा होगा, ये पास्ट का पॉइंट रहा होगा। हैज़ बीन हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये 2 टाइम पे एक्शन चल रहा है, पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट पे भी इफेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब ये भी 2 घंटे बीत गए होंगे, ये पास्ट के 2 घंटे तो चलते हुए प्रेजेंट तक अगर 2 घंटे कंप्लीट हुए, इसका मतलब ये कब से शुरू हुए होंगे 2 घंटे? जब वो सोया होगा, ये पास्ट का एक पॉइंट रहा होगा, यहाँ से टाइम शुरू होगा और अब 2 घंटे हो गए। तो जब ये पास्ट का सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे वर्ब की? सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट तो नहीं लिखा जाता, पास्ट परफेक्ट लिखा जाता है तब मान लीजिए प्रेजेंट है, ये पास्ट है। यदि मुझे इस पास्ट का भी एक पास्ट रिलेटिव शो करना हो, पास्ट ऑफ पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को टाइम को यदि मैं मिला दूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यदि पास्ट और प्रेजेंट को मिला दूँ तो वहाँ पे क्या लिख लीजिए, सी पार्ट में फेल लिख लीजिए, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। फाल फेल, फालन होता है, फेल लिख लीजिए। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। चलिए, ये लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये काम पहले हुआ होगा, ये काम हुआ है बाद में। पहले गाड़ी ख़राब हुई है मशीनरी, उसके बाद गैराज में भेज दी गई। अगर हम कोई पार्टिसिपल शुरू में लिख रहे हैं तो उसका रीज़न यही रहा होगा कि इसका और इसका दोनों का सब्जेक्ट कॉमन रहा होगा। इस वाली क्लोज में सेंड का सब्जेक्ट है ड्राइवर, यानी इस वाली क्लोज का ड्राइवर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है वो ब्रोकन डाउन कौन हुआ है? कार। तो डिफरेंट एंगल कर गया, इसका मतलब ये पार्टिसिपल गलत लिखो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि मैं द कार को शुरू में लिख लूँ तो एक बार सेंस देख लीजिए यहाँ पे, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, समझ गया, पहले कार ब्रोकन डाउन होगी, द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। अगर मैं द कार यहाँ पे लिख लूँ तो दिक्कत है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इट। तो इसका मतलब इट हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। तो अब रीज़न यही हो रहा है हमारा बार बार, अब रीज़न हमारा यही हो रहा है कि इस सेंटेंस में पार्टिसिपल डैंगलिंग कर रहा है। तो मैं सबसे सीधा काम एक करूं कि यहाँ कुछ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि यहाँ से सेंस नहीं बन रही है अभी फ़िलहाल। वैसे मुझे यही पार्ट एरर करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ, इसको पैसिव में भेज दूँ। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे द कार पास्ट है, वाज सेंट टू द गैरेज बाई, तो ये द कार इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके लिए भी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो क्या करें, बी पार्ट को यहाँ पे एरर कर लें। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट पार्ट को करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इसकी जगह पे कार इसका सब्जेक्ट मान के इट लिखना चाहते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप इट पहले लिख देंगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन बाद में लिखे जाते हैं नाउन के, पहले नाउन मेंशन किए जाते हैं। और यदि मैं पहले द कार को मेंशन कर दूँ, फिर द कार को उठा के इट मुझे लिखना पड़ेगा। तो मेन बात इस सेंटेंस में ये हो रही है कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मजबूर मैं खुद भी हूँ, क्योंकि इट में पहले लिखूँगा तो कार बाद में नाउन आ रहा है उसके लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले प्रोनाउन नहीं आता, पहले नाउन आता है, फिर उसका प्रोनाउन लिखा जाता है।
बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आप कार को पहले ही लिख लीजिए। मेरा मानना तो यही है, कार को लिख लीजिए, वरना आप इट भी शुरू में लिखेंगे तो वो भी सही होगा। तो ये सेंटेंस दो तरीके से सही हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आंसर इसमें बी दे रखा है, तो वो मैंने आपको बता दिया बी क्यों दिया हुआ है। अगर पहला भी होता तो वो भी हमें मानना ही होता। चलिए बी लिख लीजिए। पार्टिसिपल जब भी शुरू में लिख रहे हैं, दो क्लोज हैं और शुरू पार्टिसिपल से हो रहा है, ध्यान रखना दोनों का सब्जेक्ट कॉमन रहा हो तभी पार्टिसिपल शुरू में आएगा, वरना डेंगल कट जाएगा, पार्टिसिपल शुरू में नहीं लिख सकते। इन्होंने सी बी पार्ट इसमें लिखा हुआ है। वैसे मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं ए के साथ ही जाता, ए के साथ ही मैं जाता। चलिए, ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वॉन एक्लेम, बस यही गड़बड़ कर दी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ दोज राइटर्स हु लिखा हुआ है राइटर्स के लिए, इसका मतलब सब्जेक्ट हो गया राइटर, इस क्लोज का हैज़ हटाइए, हैव लिख लीजिए। चलिए, द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, वो काम नहीं करेगा किस चीज़ के सिवाय, बस ऑर्डर ही देता रहेगा। तो ये जो नाउन लिखा हुआ है ना, ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर तो वर्ब होती है, आदेश देना। जब इसकी नाउन फॉर्म लिखा करो तो ऑर्डर्स लिखा करो, ऑर्डर्स। जैसे एक वर्ब होती है ना, थैंक, थैंक, मैंने कहा थैंक किसको किया, तुम्हें, यू, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। जब मुझे इसकी नाउन फॉर्म लिखनी होगी तो थैंक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा, थैंक्स, ये इसकी नाउन फॉर्म होगी, है ना। कहते हैं ना, पे माई थैंक्स टू हिम, पे माई थैंक्स टू हिम। अब ये थैंक्स है ना, ये नाउन है, क्योंकि इससे पहले हमने एक एडजेक्टिव लिखता है पोजीशन का, ये एडजेक्टिव नाउन से पहले लिखे जाते हैं। यहाँ पे थैंक नहीं लिख सकते, थैंक्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि नाउन है। तो उसी कंडीशन में ऑर्डर जो होता है वो वर्ब होती है, ऑर्डर्स नाउन होता है, तो ऑर्डर से लिखें। सी पार्ट, व्हेन द स्टूडेंट्स आर इल, वो ये कहना चाहते हैं कि जब स्टूडेंट्स बीमार होते हैं, दे फाइंड दैट दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद, यानी कि काम करना, उस काम को कंप्लीट करना, उसको ओवरटेक करना, है ना। बहुत सारा काम होता है ओवरटेक करना जब वो वापस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। व्हेन दे रिटर्न, यानी कि जब वो ठीक हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारा काम। तो कोप विद नहीं होता, मतलब कि कैच विद नहीं होता, मैं भी कुछ से कुछ कह रहा हूँ, कैचअप विद लिखा करो। कैचअप विद का मतलब होता है मेकअप फॉर डेफिशिएंसी, कमी को पूरा कर लेना, ओवरटेक कर लेना। मेकअप फॉर डेफिशिएंसी होती है कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी होती है कमी, ओवरटेक कर लेना, ठीक है। जो काम दिया है आप उसे कंपोज कर लीजिए, मेकअप कर लीजिए उसको, ठीक है ना, उसे पूरा आप तैयार कर लें, ओवरटेक कर लें, उसे काबू में ले आएँ अपने। तो कैच अप नहीं होता, कैच अप विद होता है पूरा फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे विद और ऐड कर लेना इसमें आपके बाद। नेक्स्ट देखिए, स्केर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन, तो ये तो बात सीधी सी होगी ना, स्केर्सली हुआ, बेयरली हुआ, हार्डली हुआ, कंजक्शन तो क्या लिखा जाएगा, व्हेन लिखा जाएगा, आपको बताया था, तो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, अंतर करना डिफरेंसेस के बीच में, इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, जो साइंस और कला है उनका क्या है, वो बेसिक आधार है, ठीक है। सही है सेंटेंस, बिल्कुल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही हैड नथिंग सिंस येस्टरडे, इसका मतलब दो टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, कल से कुछ नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, आज भी नहीं खाया, इसका मतलब पास्ट में भी नहीं खाया, प्रेजेंट में भी नहीं खाया। ये काम दो टाइम पे चल रहा है। ये दो टाइम जब भी रेफर करने हो, पास्ट और प्रेजेंट, तो एक ही वर्ब लिखी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ए गलत हो गया, क्या लिखोगे यहाँ पे, ही हैज़ ईटन नथिंग, ही हैज़ ईटन नथिंग। पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जाता है। एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, वैक्सीन की स्पेलिंग याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती है, फ्री नंबर दे के जाएगी आपको, ठीक है। वैक्सीन की स्पेलिंग, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रोट ग्लीमर ऑफ होप फॉर मलेरियल रिसर्चेस, यानी कि एक चमक ले आई इनके चेहरे पर। एक ग्लीमर जो है ना, ये काउंटेबल है, ये बिना आर्टिकल के लिखा हुआ है, तो ये लिख लें इससे पहले, एक ग्लीमर ऑफ होप, है ना। ग्लीमर होता है एक शाइन, एक चमक ले आई, जो मलेरिया पे रिसर्च कर रहे थे ना, रिसर्च उनके चेहरे पर एक वैक्सीन उन्होंने बनाई, ठीक है। तो एक ग्लीमर ऑफ होप लिख लेना यहाँ पे। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनिशिंग आवर्स द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन प्रीपोजिशन नहीं है, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी वेयर, कहाँ पे इन, ये जो इन है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस है इन। एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट, ये ही गलती होगी स्टेटमेंट में। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट कंजक्शन यहाँ पे लगा दिया गया। क्लोज असर्टिव होगी, डू आई वांट नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है तो आई वांटेड होगा, आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड। सो स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे होंगे। तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।